हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 49 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट करके वहाँ पर को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो वहाँ से आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग ने उत्तराखंड एक परिचय पूरा कवर कर लिया है। साथ ही हम लोगों ने कुमाऊं में चंद्र राजवंश भी कवर कर लिया है। इस वक्त हमारा चल रहा है गढ़वाल का परमार वंश, और गढ़वाल के परमार वंश का हम लोग आज का हमारा टॉपिक है गढ़वाल की चित्रकला, जो कि गढ़वाल के परमार वंश का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हमारा ये गढ़वाल का परमार वंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप लोग के एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल की चित्रकला से क्वेश्चन आप लोग को हमेशा अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गढ़वाल चित्रकला के इतिहास का निरूपण बैरिस्टर मुकुंदी लाल की गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक में किया गया है। ठीक है, तो गढ़वाल की चित्रकला का जो इतिहास है उसको बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने अपनी गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक में किया है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल कौन थे? ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहासकार के रूप में भी इनको जाना जाता है और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल चित्रकला के जन्मदाता मौला राम, ठीक है, गढ़वाल चित्रकला के जो जन्मदाता है वो कौन है? मौला राम है। ठीक है, मौला राम का जो समय दिया गया है वो 1743 से 1833 दिया गया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला के जन्मदाता मौला राम के पूर्वज सामदास और हरदास पिता पुत्र श्रीनगर गढ़वाल वस्तुतः दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह के साथ सन 1658 में राजा पृथ्वीपति शाह कौन था? राजा पृथ्वीपति शाह परमार वंश का 48वां राजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उसका शासनकाल कितना दिया गया? 1640 से 1660 दिया गया है। तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए थे कौन? मौला राम के जो पूर्वज है, यानी कि उसके दादा परदादा। 2 वर्ष पश्चात सुलेमान सिकोह को दिल्ली वापस भेज दिया था। सुलेमान सिकोह कौन है? दारा सिकोह का पुत्र है। दारा सिकोह औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब जिसने अपने भाई को मरवा दिया था राजगद्दी के लिए। ठीक है, तो दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह को भी वो मरवाना चाहता था, क्योंकि जो दारा सिकोह था वो अम, गद्दी पर बैठा हुआ था। तो उसको गद्दी से हटाने के लिए पहले इसको मारा, फिर उसके बाद उसके बेटे को वो रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए सुलेमान सिकोह कहाँ आ गया था? गढ़वाल में आ गया था, यानी कि उत्तर भारत की तरफ उसने गढ़वाल में प्रवेश कर लिया था। कुमाऊं में गया था पहले वो, तो कुमाऊं के राजा ने उसका साथ नहीं दिया, तो वो गढ़वाल में आया और पृथ्वीपति शाह से उसकी मुलाकात हुई। तो पृथ्वीपति शाह ने उसको ये आश्वासन दिया कि आप गढ़वाल में सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में वो यहाँ पे रह रहा था। उसके बाद 2 वर्ष पश्चात सुलेमान सिकोह को दिल्ली वापस भेजना पड़ा, यानी कि इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं तो हमने पृथ्वीपति शाह के बारे में पूरी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सुलेमान सिकोह के बारे में भी पढ़ा था कि सुलेमान सिकोह पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में रह रहा था और पृथ्वीपति शाह औरंगजेब को सुलेमान सिकोह औरंगजेब के पास नहीं भेजना चाहता था। लेकिन पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था मेदनी शाह, वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें हमने डिटेल में इस चीज़ को जाना है कि पृथ्वीपति शाह का जो बेटा था मेदनी शाह, उसने इस बात में अपनी बिल्कुल भी सहमति नहीं जताई थी कि सुलेमान सिकोह को गढ़वाल में संरक्षण दिया जाएगा। वो चाहता था कि सुलेमान सिकोह को वापस दिल्ली भेज दिया जाए। तो पिता पुत्र के बीच में सुलेमान सिकोह की वजह से काफ़ी बहस होती थी, और जिस वजह से सुलेमान सिकोह ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो अब यहाँ से चले जाएंगे। तो एक दिन रात में वो अ, अब बिना पृथ्वीपति शाह को बिना बताए वहाँ से चले गए, और लेकिन वो तिब्बत की ओर जा रहे थे, लेकिन सीमा पर ही कुछ गांव के लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने सुलेमान सिकोह को पहचान लिया था, और पहचान कर वो वापस उसको कहाँ ले आए थे? मेदनी शाह, यानी कि पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदनी शाह के पास ले आए थे। और मेदनी शाह ने क्या करा? उसको औरंगजेब के पास भेज दिया। तो इसके बारे में हम लोग पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो जब पृथ्वीपति शाह को पता चला कि मेदनी शाह ने सुलेमान सिकोह को क्या कर दिया है? दिल्ली भेज दिया है, तो वो बहुत
गुस्सा हुए थे और क्रोध में उन्होंने अपने पुत्र मेदिनी शाह को वहाँ से मतलब राज्य से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सुलेमान सिकों को दिल्ली वापस भेजना पड़ा। ठीक है, श्यामदास और हरदास राजा श्यामदास और हरदास को राजा ने श्रीनगर में रोक लिया। श्यामदास और हरदास कौन थे? ये सुलेमान सिकों के साथ दिल्ली से आए थे। जब सुलेमान सिकों यहाँ आया था तो उसके साथ आए थे। ठीक है, तो श्यामदास और हरदास को फिर अपनी अ, गलती का पछतावा उनको हुआ। तो उन्होंने क्या करा, श्यामदास और हरदास को यहीं श्रीनगर में ही रोक लिया और उन्हें चित्रकार नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो श्यामदास और हरदास को अपने दरबार में उन्होंने क्या करा, चित्रकार नियुक्त करा और स्वयं उनसे फारसी सीखने लगा। कौन? प्रतिपति सा। तीसरी पुस्त में मंगतराम पैदा हुआ, यानी कि उसके बाद श्यामदास का जो पुत्र था हरदास, उसका पुत्र हुआ कौन? मंगतराम। ठीक है, तो मंगतराम जिसने अपने बाप दादा से मुगल शैली में चित्रांकन सीखा था। तो मंगतराम ने भी अपने बाप दादा से मुगल शैली के चित्रांकन सीखा। मंगतराम का पुत्र फिर कौन हुआ? मौलाराम हुआ, यानी कि चौथी पुस्त में कौन आया? मौलाराम आया। और मौलाराम ने अपने पिता से मुगल शैली में चित्र बनाना सीखा। ठीक है, तो मंगतराम ने कहाँ से सीखा था? अपने बाप दादा कहाँ से? श्यामदास और हरदास से सीखा था। और फिर उसके बाद मंगतराम ने अपने बेटे मौलाराम को भी मुगल शैली की चित्रकारी सिखाई। मुगल शैली के उनके चित्रांकन के 4 उदाहरण मौलाराम की। ठीक है, तो मौलाराम ने मुगल शैली में कुछ चित्रांकन किए थे, जिनके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। मस्तानी, हेंडोला, मानिनी और अकबर एक गांव के कुएं पर। तो ये 4 जो उनकी बनाई गई जो चित्रकला है, तो इनके बारे में बताया गया है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। जो मस्तानी है, ये मौलाराम की प्रारंभिक कला का अनमोल रचना मानी जाती है। यानी कि जब शुरुआत में जब उन्होंने चित्रकारी सीखी थी और चित्रकारी कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने मस्तानी नाम से एक चित्रकला बनाई थी, जो जिसमें मुगल शैली का उन्होंने चित्रांकन किया था। तो इस चित्र में मुगल चित्रकला शैली का बहुत स्पष्ट और गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस चित्र की सबसे अनोखी बात क्या है कि इसमें इन्होंने अपनी एक स्वरचित कविता भी लिखी थी, जिसमें उस स्वरचित कविता में इन्होंने खुद को एक चित्रकार बताया था। लेकिन वहाँ पर से हमको ये भी जानने को मिलता है कि मौलाराम जो थे वो एक अच्छे कवि भी थे। ठीक है, तो मस्तानी हो गया। उसके बाद है हेंडोला। हेंडोला क्या होता है? एक झूला होता है। ठीक है, ये जो चित्र है वो प्रकृति, मानवीय संवेदना और भारतीय उत्सव की जीवंतता को दर्शाता है। यानी कि इसमें मुख्य रूप से राधा और कृष्ण को दर्शाया गया है, यानी कि राधा और कृष्ण को झूले पे झूला झूलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इस चित्र में इसी के साथ, यानी कि हिंडोला यानी कि झूला है, तो झूले पे उनको राधा और कृष्ण को झूलते हुए दिखाया गया है और साथ में सुंदर सुंदर पेड़ पौधे पक्षी बादलों का सामंजस्य। तो इसकी मुख्य विशेषता है, तो जिस वजह से ये जो पेंटिंग है, ये जो चित्रकला है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मानिनी क्या है? मानिनी एक आप ये कह सकते हैं कि मानिनी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, जैसे कि नायिका जो होती है वो अपनी प्रिय से रूठ गई है और उसका प्रिय उस नायिका को मना रहा है। ठीक है, रूठी मतलब मानिनी का मतलब है रूठी हुई नायिका, यानी कि यहाँ पर को राधा जो है वो रूठी हुई है, यानी कि राधा जो है यहाँ पर को नायिका है और वो रूठी हुई है और कृष्ण उनको मना रहे हैं। तो ये उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, वो भी मुगल शैली में। ठीक है, और एक अकबर एक गांव के कुएं पर। तो इसमें अकबर को एक गांव के कुएं पे दिखाया गया है, एक ग्रामीण परिवेश में उनको दिखाया गया है। कहीं पर ये बताया जाता है कि वो युद्ध लड़कर कहीं से आ रहे हैं या फिर किसी शिकार से वो आ रहे हैं। तो और शिकार से और युद्ध या तो शिकार करके आ रहे हैं या फिर युद्ध करके आ रहे हैं, तो वो काफ़ी संघर्ष किया है उन्होंने। ठीक है, तो संघर्ष करने में उनके कपड़े जो हैं वो काफ़ी खराब हो गए हैं। और मतलब जबकि अकबर क्या था? एक सम्राट था। तो बहुत सादगी से वहाँ पर कोई ये चित्रांकन किया है मौलाराम द्वारा कि अकबर एक कुएं के पास खड़े हैं और एक औरत से, एक महिला से क्या कर रहे हैं? पानी मांग रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये पेंटिंग बनाई गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर को दिया गया है। ठीक है, तो 4 जो मुगल शैली के उनके चित्रांकन है, तो उनके बारे में लिखा गया है। तो ये नाम आप लोगों को क्या करने हैं? नोट कर लेने हैं। मौलाराम द्वारा चित्रांकन मुगल शैली में जो 4 पेंटिंग्स हैं वो कौन सी है? मस्तानी, हेंडोला, मानिनी और अकबर एक गाँव के कुएँ पर। ठीक है? तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलाराम केवल एक चित्रकार नहीं थे, कला गुरु भी थे और उनकी चित्रशाला के सबूत मौजूद हैं। उनकी उस चित्रशाला में जो श्रीनगर गढ़वाल में थी, ठीक है? श्रीनगर गढ़वाल में क्या है? उनकी एक चित्रशाला है जहाँ पर को राजा जयकृत जयकृत शाह, ठीक है? 1780 और 1785 में और 1803 में हस्तिदल थापा तथा 1818 में मनी राम वैरागी आदि यहाँ
क्या करने आए थे, उनसे सीखने आए थे। और उसी बीच देश से 12 कमली फरदाक चित्रकार एवं टिहरी से कुंवर प्रीतम शाह उनके पास चित्रांकन सीखने के लिए वहाँ पर को जाया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम आर्चर ने जो पहाड़ी चित्रकला पर प्रकाश प्रकाश डालने वाले अद्वितीय लेखक विलियम आर्चर ने जो पहाड़ी चित्रकला पर प्रकाश डालने वाले अद्वितीय लेखक हैं। सन 1973 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स के खंड 2 में गढ़वाल चित्रकला के 52 चित्र उद्धृत किए हैं। इनमें से अधिकांश विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में लंदन में रखे गए हैं। ठीक है, आर्चर ने कुछ चित्र इस लेखक के संग्रह में भी उद्धृत किए हैं। ठीक है, अम, आगे बढ़ते हैं। मौलाराम का परिचय अब तक केवल एक चित्रकार की हैसियत से दिया गया है, लेकिन वास्तव में वह 18वीं और 19वीं सदी में गढ़वाल में जन्मा एक बहुत बड़ा सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पुरुष था। वह कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, मनमत पंथ का प्रचारक और गढ़वाल के 4 राजाओं का सलाहकार 1780 से 1804 तक और इतिहासकार भी रहा। यानी कि कहने का मतलब है कि मौलाराम सिर्फ एक चित्रकार ही नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, वो एक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्होंने कुछ राजाओं के संग रहकर उन्होंने ये मतलब दार्शनिक के रूप में भी वो अपनी प्रतिभा उन्होंने दिखाई है, और राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं वहाँ पर को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मौलाराम थे वो सिर्फ चित्रकार ही नहीं, बल्कि क्या थे, सर्वोत्तमुखी प्रतिभा संपन्न पुरुष भी थे। यानी कि उन्होंने जैसे जयकृत साह के जब दरबार में वो थे, तो उन्होंने जयकृत साह की भी काफ़ी मदद की थी। यानी कि जब उनके पिता ने उनको क्या किया था कि गढ़वाल का राजा नियुक्त कर दिया था, लेकिन उनके जो भाई थे प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा घोषित कर दिया था। तो उस बीच भी उनके आपस में काफ़ी पारिवारिक जो कलेश चल रहा था, तो उसमें भी उन्होंने जयकृत शाह की काफ़ी मदद की थी। जब प्रद्युमन शाह ने गढ़वाल पर, श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया था, तो हिमाचल के जो कौन थे, हिमाचल के जो राजा थे उनको एक पत्र लिखा था, मतलब एक कविता लिखी थी। उस पत्र में एक कविता लिखी थी, जिन जिनको पढ़कर वहाँ हिमाचल का जो राजा था, जिनको उनको पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि वो जयकृत शाह की मदद के लिए गढ़वाल आया। ठीक है, तो इसीलिए उनको सर्वोत्तमुखी प्रतिभा संपन्न पुरुष यहाँ पर को कहा गया है। ठीक है, तो वो एक कवि और दार्शनिक राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, तो इसी वजह से उनको कवि और दार्शनिक राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। और मनमन पंथ का प्रचारक भी उनको कहा जाता है। पहले जो मौलाराम शुरुआती दिनों में वो गोरखनाथ संप्रदाय के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे मनमत संप्रदाय के कट्टर अनुयायी और प्रचारक बन गए थे। तो ये जो मनमत पंथ जो संप्रदाय है, ये संतों और नाथों और सिद्धों के रहस्यमयी और निर्गुण दार्शनिक विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, तो मनमंत पंथ के दर्शन को सहेजने के लिए उन्होंने विशिष्ट दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना की थी। किन्होंने, मौलाराम ने। तो उन्होंने मनमंत सागर नाम से और मनमंत लहरी नाम से भी 2 ग्रंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है कि मनमंत पंथ का प्रचारक भी उनको कहा गया है। ठीक है, तो और उन्होंने गढ़वाल के 4 राजाओं का सलाहकार के रूप में भी वहाँ पर को कार्य किया है, और इतिहासकार भी थे। तो जो 4 राजा थे वो कौन-कौन से थे? एक तो राजा प्रदीप शाह थे। ठीक है, तो मौलाराम का जो जन्म था वो उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। जब प्रदीप शाह राजा थे तो तभी मौलाराम का जन्म हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने क्या हुआ है कि जब फिर वो धीरे-धीरे बड़े होने लगे, तो और चित्रकारी करनी उन्होंने शुरू करी, तो राजा प्रदीप शाह ने उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया। चित्रकला की ओर काफ़ी उनको प्रोत्साहित किया। ठीक है, और उसके बाद राजा ललित शाह के दरबार में भी उन्होंने मतलब ललित शाह ने उनके पूर्वजों की तरह उनको सम्मानित स्थान वहाँ पर को दिया। यानी कि एक चित्रकार के रूप में वो ललित शाह के दरबार में वहाँ पर को उस पद पे थे। ठीक है, उसके बाद वो कौन आया? जयकृत शाह आया। तो जयकृत शाह के समय उन्होंने चित्रकारी के अलावा और क्या किया था? उन्होंने राजनीतिज्ञ की भूमिका वहाँ पर को निभाई थी। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने क्या किया था, जो हिमाचल का जो राजा था उसको पत्र लिखकर भेजा था और मदद के लिए बुलाया था। ठीक है, तो और उसके बाद एक और राजा के साथ उन्होंने कार्य किया था, राजा प्रद्युमन शाह के साथ भी उन्होंने अम, कार्य किए थे। ठीक है,
तो ये 4 राजाओं के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कौन-कौन से? राजा प्रदीप शाह, राजा ललित शाह, राजा जयकृत शाह और राजा प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो इन 4 राजाओं के सलाहकार के रूप में भी वो वहाँ पर को विद्यमान थे। आगे बढ़ते हैं। मौला राम की 36 हस्तलिखित पुस्तकों का अब तक पता लग पाया है, जिनमें से केवल 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, एक तो कौन सी है? गणित नाटक अथवा गण गीता संग्राम, जो डॉक्टर अजय रावत द्वारा 1975 में नैनीताल से प्रकाशित हुई है। और दूसरी कौन सी है? गढ़राज वंश श्री प्रसाद डबराल जी द्वारा 1977 में दुगड्डा से प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो 2 किताबें इनकी प्रकाशित हुई हैं। 4 शोध छात्र 4 शोध छात्र मौला राम की कला, कविता और दर्शन शास्त्र इत्यादि पर निबंध लिख रहे हैं ये। ठीक है, इनमें से विनय कुमार डबराल को उनके शोध प्रबंध मौलाराम कवि और दार्शनिक पर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सन 1977 में पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलाराम केवल गढ़वाल चित्रकला के जन्मदाता और प्रवर्तक ही नहीं, वरन पहाड़ी कला के ऐसे एकमात्र चित्रकार हैं जिनके सैकड़ों हस्ताक्षरित चित्र कई संग्रहालयों में चित्रों की व्याख्या सहित मौजूद हैं, जिनके द्वारा चित्रकार के पूर्वजों और उनके अस्तित्व का प्रमाण उपलब्ध है। मौलाराम ने मुगल शैली में चित्रलेखन करना और चित्रलेखन करना अपने पिता मंगत राम से सीखा है। ठीक है, तो मौला राम ने मुगल शैली में चित्रलेखन किससे सीखा है? अपने पिता मंगत राम से सीखा है, जिसका जिक्र मौला राम ने स्वयं किया है। मंगत राम दिल्ली से आए हुए कलाकार हरदास के पुत्र हीरालाल के लड़के थे। ठीक है, तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि दिल्ली से किसके संग आए थे? सुलेमान सिकोह के संग आए थे। ठीक है, कौन आए थे? हरदास और हीरालाल। करीब 25 वर्ष की आयु तक मौलाराम अपने पिता मंगत राम के नेतृत्व में मुगल शैली में चित्रलेखन करते रहे। उसके बाद वो कांगड़ा नरेश संसार चंद के दरबार में गई। यहाँ उनको कांगड़ा कमल ने प्रभावित किया। ठीक है, तो कांगड़ा नरेश से भी इन्होंने क्या सीखी थी? चित्रकारी सीखी थी। मौलाराम ने अपनी हस्तलिखित पुस्तक में लिखा है कि उनके उस्ताद मुंशी विलोचन के पुत्र राय सिंह थे। ठीक है, जो कांगड़ा कलम उन्होंने सीखी थी, तो उसके जो गुरु थे वो कौन थे? मुंशी विलोचन के पुत्र राय सिंह थे। अपनी जन्मभूमि श्रीनगर लौटने पर मौलाराम कांगड़ा कमल में मृत्युपरंत चित्रलेखन करते रहे, यानी कि मृत्यु आने से पहले भी ये लोग ये क्या करते थे? कांगड़ा कलम में चित्र वगैरह बनाते थे। ठीक है, बैरिस्टर साहब ने लिखा है कि बैरिस्टर कौन? मुकुंदी लाल जी ने लिखा है कि पहाड़ी कलम में अब तक उपलब्ध चित्रों में से जो मुझे सबसे पहला चित्र मौलाराम के संग्रह में मिला है, वह उनके हाथ का एक अधूरा चित्र है। रानी को आश्वासन सन 1769 का बना हुआ है। यह चित्र मेरे संग्रह में है। उसको देखकर मालूम पड़ता है कि वह नवीन राजपूत पहाड़ी चित्रकला में उसका एक प्रारंभिक चित्र है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला में वो जो चित्र वो बना रही थी, जो अधूरा रह गया था, रानी को आश्वासन, तो वो पहला चित्र मालूम पड़ता है उस शैली का। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला का केंद्र कहाँ है? श्रीनगर में है। वहीं सारी गढ़वाल की राजधानी थी, जहाँ गढ़वाल के प्रमुख राजकीय कर्मचारी, विद्वान और कलाकार रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मौलाराम के प्रमुख समकालीन चित्रकार मानकू और चैतू गोरखों का गढ़वाल के ऊपर आक्रमण होने पर सन 1803 में श्रीनगर से बाहर चले गए। केवल मौलाराम ही गोरखा शासनकाल में श्रीनगर में रहा। ठीक है, तो मौलाराम जो थे वो गोरखा शासनकाल तक चित्रकार बन के रहे, क्योंकि उस समय जो उनके समकालीन चित्रकार थे मनकू और चैतू क्या थे? टिहरी रियासत के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं और गढ़वाल के भी सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। लेकिन क्या था कि जब गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो वो यहाँ से छोड़कर चले गए थे, और जब टिहरी रियासत का निर्माण हुआ, तो फिर तब वापस आए। ठीक है, तो इसीलिए मनकू और चैतू को टिहरी रियासत का दरबारी चित्रकार माना जाता है। सुदर्शन शाह के समय वो वहाँ पर चित्रकार के रूप में थे। ठीक है, तो गोरखों का गढ़वाल के ऊपर आक्रमण होने पर सन 1803 में श्रीनगर से बाहर चले गए। केवल मौलाराम ही क्या थे? गोरखा शासन में श्रीनगर में रहे थे। सन 1815 के बाद गोरखा शासन के गढ़वाल में समाप्त होने पर बाहर गए हुए श्रीनगर निवासी धीरे धीरे वापस आकर फिर बसने लगे। ठीक है, तो 1815 के बाद क्या था कि गोरखाओं का जो शासन था वो खत्म हो गया था, और टिहरी रियासत नाम से एक नई शासन शुरू हो गया था, जिसमें फिर वो सुदर्शन शाह के दरबार में गई थी। मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कौन? मनकू और चैतू। तो
बैरिस्टर मुकुंदन लाल का मत है कि 19वीं सदी के एक गढ़वाली सन 1878 में श्रीनगर में चित्रकारों के 5 घर मौजूद थे। ठीक है। अम, उसमें से 2 मौलाराम के वंशजों के हैं जो अब भी श्रीनगर में रहते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, मौलाराम जी के बारे में पढ़ा और उनकी कुछ चित्रकारी के बारे में भी हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पर से जानी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इससे संबंधित, मौलाराम से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। गढ़वाल चित्रकला की विषय वस्तु को हम लोग पढ़ लेते हैं अब। नारी के सौंदर्य का चित्रण संसार भर के उच्चतम चित्रकारों को सदा से प्रिय रहा है। ठीक है। तो जो नारी का सौंदर्य का जो चित्रण पेंटिंग्स में होता है, तो उसका अ, चित्रकारों को मतलब हमेशा प्रिय रहता है। ठीक है। भारतीय चित्रकला में नारी का स्वरूप दिव्य माना जाता था। भगवान की कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में भारत में की गई। अर्धनारीश्वर के रूप में नारी का भगवान से अभेद संबंध है। नारी और नर के 2 प्राकृतिक रूपों में भगवान और उमा हेमवती का रूप कवियों के काव्य की विषय वस्तु बना। उसके 2 रूप संयोग और वियोग बने। ठीक है। कवि कालिदास ने भगवान शिव का संयोग और वियोग, आदि कवि वाल्मीकि ने रामचंद्र जी का सीता के साथ संयोग और वियोग अपने काव्य में दिखलाया है। भारतीय श्रृंगार काव्य का प्रधान प्रणेता स्रोत कृष्ण का जीवन चरित्र रहा है। चित्रकला में भी इन काव्यों की विषय वस्तु से अछूती नहीं रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल महाभारत काल से ही उसके पात्रों की जीवन गाथा से संबंध रहा है। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र अद्यावधि वहाँ के पंडित अपनी कथा वार्ता में लोगों को सुनाते हैं। वे कथाएं वहाँ के जन जीवन की संचित स्मृतियां हैं। गढ़वाल के चित्रकारों ने अपने चित्रण के लिए लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को अपनाया है। अपनी अलौकिक विषय वस्तु के लिए जहाँ उन्होंने चिर परिचित इतिहास पुराणों की सहायता ली है, वहाँ अपने लौकिक चित्रण में दृश्य वस्तु को अपनाया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के मतानुसार उनके दृश्य वस्तु के चित्र में नारी का सौंदर्य एक अनुपम महत्व रखता है। गढ़वाल चित्रकला अन्य पहाड़ी चित्रकलाओं से नारी के सौंदर्य बोध और उसके चित्रण में बहुत आगे है। गढ़वाल चित्रकला में रमणियों के कोमल कांत चित्र कमनीय, नाजुक और मनमोहक है। वहाँ के चित्रकार केवल कांता के रूप सौंदर्य का प्रदर्शन करने में ही निपुण नहीं थे, वरन स्वर्णकार होने के कारण उनके आभूषणों के चित्रण में भी बड़े प्रवीण थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के चित्रकारों ने का जेवरों का चित्रण बड़ी बारीकी और यथार्थता के साथ किया है। उनके आभूषणों और सौंदर्य की बारीकी अनन्य है। उनके वस्तु अधिक आकर्षक हैं। गढ़वाल के चित्रकारों की यह विशेष देन उन चित्रों में स्पष्ट दिखाई देती है जो इस पुस्तक में उद्धृत है। इस विषय वस्तु में विशेषतः रंगीन चित्र 2, 3, 10, 11, 12, 13 और 19 दृष्टव्य है। आगे बढ़ते हैं। तो विषय वस्तु कहाँ से स्टार्ट होती है, नायिका से, यानी कि नायिका जो है श्रृंगार शास्त्र के आचार्यों ने स्त्रियों को उनके लक्षण, मनोभावों आदि अवस्था में नायिका के रूप में चित्रित किया है। सुंदरियों का सौंदर्य रमणीय के रूप में चित्रित करने की प्रथा पहाड़ी राज्यों में उसी प्रकार प्रचलित थी जिस प्रकार राजस्थान के चित्रकारों में ऋतुओं, बारहमासा और रागमाला के चित्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। मौलाराम ने नायिकाओं के कई रंगीन चित्र खींचे हैं। उनके भेद और लक्षण उनके चित्रों के ऊपर उनके चित्रों के ऊपर भी लिखे गए हैं। बालकराम का कथन है कि मौलाराम ने अष्टनायिकाओं के 8 चित्र टिहरी नरेश को भेंट किए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खंडिता नायिका उसे कहते हैं जो अपने प्रेमी से रूठ कर मान में बैठी हो। इसको माननी भी कहते हैं। इस पुस्तक में माननी के रूप में राधा का चित्र है। ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ चुके हैं। जो माननी नाम की हमने जो उनके चित्रांकन के बारे में पढ़ा, तो उसमें राधा को नायिका के रूप में दर्शाया गया है और कृष्ण को नायक के रूप में। तो कृष्ण राधा को क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, क्योंकि राधा क्या है, वो रूठी हुई है। तो यहीं पर को यही बात लिखी गई है। उसे खंडिता भी कहते हैं, यानी खंडिता नायिका किसे कहते हैं, जो अपने प्रेमी से रूठ कर बैठी हुई है और प्रेमी उसको मना रहे हैं, तो उसे मानिनी भी कहा जाता है। ठीक है। राधा मानिनी के रूप में हरा पेशवाज और चादर ओढ़े हुए बैठी है। उसके प्रीतम युवा कृष्ण उसको ना मना सकने पर निराश होकर लौट रहे हैं। सखी खंडिता से कह रही है कि अधिक रोष मत करो, तुम्हारे प्रेमी श्याम रूठ कर चले जा रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विप्रलब्धा। विप्रलब्धा का चित्र रंगीन संग्रह में है। इस चित्र का रेखा चित्र भी उनके पास है। इस रंगीन चित्र में विप्रलब्धा नायिका हरी पत्तियों वाले वृक्ष के नीचे ही पत्तियों की सेज पर खड़ी होकर अपने प्रेमी के आगमन की प्रतीक्षा में है। उस समय तक नायक के नियत स्थान पर न आने से आक्रोश में आकर नायिका अपने अंगों से आभूषण को उतारकर भूमि पर बिखरा रही है, मानो संकेत कर रही है कि आभूषण अब मेरे किस काम के, अब उनको देख कर उनकी प्रशंसा करने वाला आया नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, विप्रलब्धा कहते हैं। ठीक है, जिस रेखा चित्र के आधार पर इसका रंगीन चित्र मौलाराम ने खींचा था, वह रेखा चित्र मुझे मौलाराम के संग्रह बालक राम के पास सन 1954 में मिला। उस रेखा चित्र पर मौलाराम ने निम्नलिखित पद्य लिखे हैं, जिसमें विप्रलब्धा का सुंदर शब्द चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगत पतिका। बैरिस्टर मुकुंदलाल का मत है कि उस स्त्री को आगत पतिका कहते हैं जो उत्सुकता पूर्वक घर के द्वार पर अपने पति की बाट जोह रही है। चित्रकार ने इस चित्र में दर्शाया है कि नायिका श्रृंगार करके दरवाजे पर पति की प्रतीक्षा को आई है। घर में उसकी दासियां पति के आगमन की तैयारी कर रही हैं। पति देव दूर नगर से बाहर घोड़े पर सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब घोड़े पे सवार आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका सामान दरवाजे पर पहुंच गया है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आगत पतिका कहते हैं। और इसके आगे कौन सा है, कृष्ण अभिसारिका। तो कृष्ण अभिसारिका नायिका वह है, यानी कि जो बिना बुलाए प्रिय से मिलने कृष्ण पक्ष की काली रात्रि में जाती है। उसको चित्रकारों ने अधिकतर अंधेरी रात में अकेली अपने प्रेमी से मिलने का उसके घर जाते हुए दिखाया गया है। इसी कारण उसे कृष्ण अभिसारिका कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी के मतलब आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, जैसे कि कृष्ण अभिसारिका के क्या तात्पर्य है, आगत पतिका के क्या तात्पर्य है, चित्रकला के आधार पर। ठीक है, तो इनके जो अर्थ हैं, तात्पर्य हैं, उनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि कृष्ण अभिसारिका का क्या मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बिना बुलाए अपने प्रिय से मिलने कृष्ण पक्ष की काली रात में जाती है, उसे कृष्ण अभिसारिका कहा जाता है। उसको चित्रकारों ने अधिकतर अंधेरी रात में अकेली अपने प्रेमी से मिलने का उसके घर जाते हुए दिखाया गया, इसी कारण उसे कृष्ण अभिसारिका कहते हैं। अंधेरी कृष्ण पक्ष की रात में जाने के कारण उसको घेरे हुए सांप और भूत प्रेत भी दिखाए गए हैं। मौलाराम का अभिसारिका का एक चित्र पटना के पी मानके के संग्रह में था। ठीक है, और पौराणिक विषय वस्तु में किस तरीके का चित्रांकन किया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। मौलाराम का पौराणिक कथा वस्तु यानी कि इष्ट देवताओं से संबंधित जो विषय वस्तु है, यानी कि ईश्वर और देवताओं से जो संबंधित विषय वस्तु है, तो उसके बारे में आपको बताया गया है कि मौलाराम का पौराणिक कथा वस्तु पर आधारित सर्वोत्तम चित्र महादेव का है। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदर्शन गढ़वाल चित्रकला का एक विशेष लक्षण है। महादेव हिमालय की गोद में ध्यानमग्न बैठे हुए हैं। पार्वती वीणा बजा रही है और उनके माथे पर चंदन का टीका स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का टीका मौलाराम के चित्रों का एक विशेष लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अपने सौंदर्य तथा संगीत से महादेव को मोहित करना चाहती है। शिवजी तथा उनका वाहन नंदी पार्वती के गायन को ध्यान से सुन रहे हैं। महादेव की मुखाकृति से परिलक्षित होता है कि उन पर गौरी के संगीत का प्रभाव हो गया। यद्यपि शिव जी की जटा के खड़े बालों से उनके क्रोध का संकेत मिलता है। ठीक है, तो जिस तरीके का वर्णन किया गया है, उस तरीके से जो चित्र बनाया गया है, उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। ठीक है, उसकी विषय वस्तु हम लोगों को बताई गई है कि किस तरीके से वो चित्र बनाए गए हैं। नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस पौराणिक कथा वस्तु के आधार पर मौलाराम का रंगीन चित्र बनाया गया है। उसके ऊपर मौलाराम ने उसका विवरण ध्यान भी लिखा है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट है हमारा मत्स्य अवतार है। तो मत्स्य अवतार के अंतर्गत क्या लिखा गया है, मत्स्य अवतार चित्र गढ़वाल के बड़े कद के चित्रों में से एक अति उत्तम है। ठीक है, मत्स्य अवतार यानी कि जो भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार माना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। यह आख्यान मत्स्य पुराण के आधार पर है, यानी कि जो ये चित्रकारी इसके अंतर्गत की गई है, वो मत्स्य पुराण के आधार पर की गई है। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है और जो 18 महापुराण है उनमें से एक है।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया था। ठीक है। तो प्रलय काल में ब्रह्मा जो थे वो वेदों को अपने मुंह में रखे हुए थे, और हयग्रीव नामक जो राक्षस था वो ब्रह्म देव के मुंह से वेदों को छीन कर ले गया, और छीन कर ले जाने के बाद वो गहरी समुद्र के अंदर जाकर छिप गया, समुद्र के अंदर कहीं पाताल लोक में छिप गया। तो फिर भगवान विष्णु ने क्या करा, मत्स्य का अवतार धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा करी। देवता और ऋषि मुनि मत्स्य अवतारधारी भगवान विष्णु का धन्यवाद कर रहे हैं, और उसी का विवरण मौला राम ने लिखा है। ठीक है। इसके अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन धारण। तो एक और चित्रांकन उन्होंने किया है गोवर्धन धारण नाम से। तो उसकी विषय वस्तु यहाँ पे बताई जा रही है कि मुकुंदी लाल जी की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग में वर्णित है कि कांगड़ा और गढ़वाल की कला में गोवर्धन धारण सदैव एक प्रिय विषय रहा है, यानी कि गढ़वाल और कांगड़ा दोनों को मिलाकर उन्होंने इस चित्रांकन का निर्माण किया है। इस चित्र की पृष्ठभूमि काले बादल की है। ठीक है। उस पर चटकीली दामिनी की चंचल लहरें हैं, यानी कि दामिनी यानी कि बिजली जो कड़क रही है, यानी कि काले बादलों से जो बिजली कड़क रही है उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर को। ठीक है। गोवर्धन पर्वत के गोपियों के तथा गाय बछड़ों के चित्रण में विविध रंगों का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद, बादामी, नारंगी, बैंगनी, सुनहरा, मोतिया, लाल और पीले रंगों का समन्वय बड़ा ही सुंदर सुंदर है। और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका जो सबसे छोटी उंगली है उस पर धारण किया हुआ है। बाबा नंद वृंदावन में गोपियां तथा गाय बछड़े इंद्र के कोप से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे कृष्ण के आसपास खड़े हैं। ये सब कृष्ण की ओर करुण दृष्टि से देख रहे हैं। इंद्र का भय और आतुरता के भाव उनके चेहरों पर छाए हुए हैं। गोवर्धन पर्वत के ऊपर वन्य जगत के जंतुओं का संकेत करने के लिए विचित्र रंगों से दो मोर बड़ी बारीकी और कौशल के साथ चित्रित किए गए हैं। इस चित्र को देखने से अजंता की भित्ति चित्रों की याद आती है। इस चित्र में मुगल शैली के प्रभाव की झलक मौजूद है। ठीक है। तो इस चित्र को मुगल शैली के अनुसार बनाए गए हैं, और कांगड़ा और जो पहाड़ी जो चित्रकला है उसका भी समन्वय इसके अंतर्गत दिखता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कालिया दमन। कालिया दमन को गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के मुख्य आवरण पृष्ठ पर प्रकाशित करके प्रमुखता इसलिए दी गई है कि यह चित्र गढ़वाल चित्रकला का प्रतीक तथा इसमें कलाकार ने गढ़वाल की चित्रकला की उत्पत्ति स्थान श्रीनगर गढ़वाल का संकेत किया है। दाहिनी ओर एक कोने में अलकनंदा के तट पर पुराने राजमहल जो सन 1894 में गौना ताल के टूटने पर बाढ़ आने से नष्ट हो गए हैं वो दिखाए गए हैं। ठीक है। गौना ताल के बारे में हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में ही, जस्ट इसके पहले जो वीडियो आई थी तो उसमें हम लोगों ने गौना ताल के बारे में पढ़ा था, जो अलकनंदा की एक सहायक नदी थी विरही गंगा। तो उसमें क्या हुआ था, एक बांध बन गया था, और वो बांध एक प्राकृतिक बांध था जो अगस्त के समय में अगस्त सितंबर के समय में वो बांध टूट गया था, और पूरा श्रीनगर जो था और पूरा बह गया था। ठीक है। तो वो वीडियो पिछली वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो वो जो ताल था वो टूट गया था, तो उसको इसमें चित्रांकन किया गया है। ठीक है। पुराने राजमहल को भी इसमें दिखाया गया है। गौना ताल के टूटने पर जो बाढ़ आने से जो नष्ट हुए हैं चीज़ें उनको भी दिखाया गया है। ठीक है। महलों के सामने अलकनंदा नदी के उस पार रानीहाट का टीला है, जिस पर राज्य काल में रानियों के महल थे। आज भी इस स्थान पर उस नाम का टीला मौजूद है। वहाँ कुछ मंदिर और मूर्तियाँ आज भी भग्नावस्था में मौजूद हैं। वहाँ गंगा अलकनंदा की उस पार दो छोटे छोटे पर्वत हैं, उसमें से एक इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में अलकनंदा यमुना का प्रतीक है। उसके जल के ऊपर कालिया नाग, कृष्ण तथा पंचनाग कन्याएं चित्रित की गई हैं। वास्तव में इन सबको यमुना अलकनंदा के जल के अंदर चित्रित होना चाहिए था। अतः मौलाराम ने बड़े सौंदर्य के साथ नदी के जल का संकेत उसकी लहरों से किया है, और लहरों के ऊपर नाग कन्याएं चित्रित की गई हैं। इन नाग कन्याओं के चित्रण में कलाकार ने नारी सौंदर्य की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त किया है। उन्हें विभिन्न रंगों के आभूषणों से अलंकृत किया गया है। कृष्ण छोटा पीताम्बर कटी के नीचे धारण किए हुए हैं। कटी यानी कि कमर के नीचे धारण किए हुए हैं। इससे स्नान के वस्त्र संकेत होते हैं।
अम, कृष्ण के सिर पर मुकुट कृष्ण के सिर पर मुकुट जैसे चित्रकार प्रायः सदैव दर्शाते आए हैं, इस चित्र में नहीं है। यानी कि कृष्ण के सिर पे हमेशा जो मुकुट दिखाया जाता है जिससे कृष्ण की पहचान होती है, तो वो नहीं दिखाया गया है। और यद्यपि कृष्ण के बदन पर अत्यंत सुंदर आभूषण बड़ी बारीकी के साथ चित्रशिल्पी ने चित्रित किए हैं। इस चित्र में मौला राम ने पूरी तरह मतलब यह संकेत करने में सफल हुए हैं कि वह दृश्य यमुना नदी के जल के अंदर का है। ठीक है। अंदर का है और नदी के तट पर गायें और ग्वाल बाल भी दिखाए गए हैं। यानी कि अंदर जो कृष्ण यमुना नदी के अंदर दिखाए गए हैं, और बाहर भी उन्होंने नदी के बाहर भी गायें और ग्वाल बाल दिखाए हुए हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से इस चित्र को बनाया गया है, और उसका विषय वस्तु का बहुत सुंदर वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर तक का ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस गढ़वाल के परमार वंश का। साथ ही गढ़वाल की चित्रकला का भी ये हमारा लास्ट टॉपिक था, और गढ़वाल के परमार वंश का भी हमारा ये लास्ट टॉपिक था। तो इसी के साथ हमारा गढ़वाल का परमार वंश पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, वो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है गोरखा शासन। ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गोरखा शासन। वहाँ से भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने आगे के चैप्टर कंप्लीट किए। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।